गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ डिस्कस द स्ट्रोक। और स्ट्रोक है इट इज़ ए रैपिडली डेवलपिंग लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। स्ट्रोक आल्सो नाउन एज ए सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स। यानी कि अगर डेफिनेशंस की बात करें स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक है वो क्या है, एक रैपिडली डेवलप यानी तुरंत डेवलप होने वाला ब्रेन फंक्शंस डिस्टर्बेंस हो जाते हैं इसके कारण। और क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ब्रेन तक है वो ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं पाती और इसी वजह से ब्रेन है वो काम करना अचानक बंद कर देता है। इसका दूसरा नाम भी है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स भी कहते हैं। अगर इसकी बात की जाए कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कोजेज क्या हो सकते हैं, तो उसकी बात करें तो रिस्क फैक्टर्स है एडवांस एज, यानी बहुत ज़्यादा एज हो जाए, या व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो, या प्रीवियस स्ट्रोक और ट्रांजिस्टेंट इस्चेमिक अटैक, यानी कि व्यक्ति को पहले कोई स्ट्रोक हुआ हो, पहले अचानक व्यक्ति बेहोश हुआ हो, या फिर ट्रांजिस्टेंट इस्चेमिक अटैक आए यानी कि टिश्यू डैमेज होते हो, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस हो, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो, व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग करते हो, और आर्ट्रियल फिब्रिलेशंस किया गया। अगर ये कंडीशंस होती है तो स्ट्रोक होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन बात करें तो फर्स्ट है इस्चेमिक के कोजेज कौन कौन से हो सकते हैं? थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है, शोक है। ये तीनों के तीनों इस्चेमिक के स्ट्रोक के कारण होते हैं। अब हेमरेज की बात करें, हेमरेजिक होते हैं दीज आर द रिजल्ट ऑफ द ब्लीडिंग ऑफ द ब्रेन टिश्यू और इनटू द स्पेस। These are caused by the atrioventricular malformation, aneurysm, rupture and certain drugs। यानी या तो क्या होती है, ब्रेन से लगातार ब्लीडिंग हुई हो, या फिर एंट्रियोवेंट्रिकुलर कोई मालफॉर्मेशंस हो, या एन्यूरिज्म्स है वो रप्चर्स हो गया हो, तो उनकी वजह से जो स्ट्रोक होता है वो हेमरेजिक स्ट्रोक कहलाता है। नेक्स्ट है सी में थ्रोम्बोसिस, और थ्रोम्बोसिस में हो सकता है पार्शियल और कंप्लीट अकल्सन। अब बात करें अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है कि हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग्स हो सकती है, नमनेस एंड वीकनेस हो सकती है, और हेमिपेरासिस हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, एट्रेक्सिया हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है, और डिस्पीनिया हो सकता है, एप्रेक्सिया हो सकता है। ये सारी की सारी कंडीशंस हो सकती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात की जाए तो सीबीसी, कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई, कार्डियो एंजियोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, इकोग्राफी। अगर इसके मेडिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो मेडिकल मैनेजमेंट में है, मेडिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो इन ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड, यानी कि पहले उनको जो एक्यूट है तुरंत अगर कोई मान लो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है तो वो ट्रीटमेंट देते हैं। इन एक्यूट ट्रीटमेंट सपोर्ट वाइटल साइंस, वाइटल फंक्शन सच एज ABC, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन चेक करते हैं। द परफ्यूजन एंड हीमोडाइलेशन देखते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपीज देते हैं। इसके अलावा वेजोकार्डियो
वेजोडाइलेटर्स देते हैं, एडमिनिस्टर टू पेशेंट, पेशेंट को दिए जाते हैं। डायूरेटिक्स रिड्यूस द सेरेब्रल इडिमा, और इसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स और एंटी स्पाज्मेटिक एजेंट्स दिए जाते हैं, और आल्सो यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट, और ये ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद में बात की जाए अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले है नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट। इसके अंदर है अल्टर्ड न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिस्फेजिया, और इसका मेन गोल रहता है वो रहता है इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट्स, यानी कि पेशेंट है वो पहले में भोजन प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, तो अपना मेन गोल क्या रहता है, मेन गोल यही रहता है कि उसको आवश्यक न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। अब नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात करें तो नर्सिंग इंटरवेंशन में है असेस द वाइटल साइंस ऑफ पेशेंट, पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने हैं। चेक द पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस, पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो चेक करना है। इसके अलावा मॉनिटर द इनपुट एंड आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का जो इनपुट और आउटपुट चार्ट्स है वो चेक करते हैं। इसके अलावा हेल्प द पेशेंट इन प्रॉपर स्वेलिंग, रिक्लेमिंग, इंक्रीज स्मॉल फ्रीक्वेंट नीड्स, जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार भोजन देंगे। अलाउ द पेलेंटी ऑफ ए टाइम्स टू चे और स्वेलो, यानी कि पेशेंट्स को कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चबाए और उसके बाद वो निगले। इंक्रेज द पेशेंट टू ड्रिंक, और पेशेंट को जो इंक्रीज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करे यानी पानी वगैरह पिए। एंड स्मॉल वी स्विप फ्रॉम द स्ट्रा विथ द चेन टच टू द चेस्ट। इंकरेज टू ओरल केयर, ओरल केयर को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा असेस द ओरल म्यूकोजा ऑफ इंजरी, अगर ओरल म्यूकोजा है उसके अंदर किसी तरह की जो म्यूकोजा के अंदर कोई इंजरी तो नहीं हो रखी। इसके अलावा एडिक्वेट पेशेंट और रिलेटिव अबाउट द डिजीज़ कंडीशन, डिजीज़ के बारे में पेशेंट्स वगैरह को बताएंगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी की चीज़ें। इसके अलावा नर्सिंग डायग्नोसिस सेकंड है वो है इम्पेयर्ड द वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द डिस्टार्टिया एंड ब्रेन डैमेज, यानी कि सीधी सी बात है वर्बल कम्युनिकेशंस नहीं कर पा रहा स्थापित, क्योंकि जो ब्रेन है वो डैमेज हो चुका है और उसके कारण उनको जो ओरिएंटेशन वगैरह होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो अपना मेन गोल इसके अंदर यही रहेगा कि इम्प्रूव द वर्बल कम्युनिकेशन, आपको क्या करना है, वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। तो इसके अंदर नर्सिंग इंटरवेंशन की बात की जाए तो नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो स्पीच सोलोई इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट के सामने अपन बोलेंगे सब कुछ, वही उनके सामने जो भी करेंगे वो करेंगे तो उनको पता रहेगा। यूजिंग द विजुअल क्लाउजेज एंड गेस्चर एंड रिपीटेड इन नेसेसरी, यानी कि अपन वहाँ उस स्थिति में उनके सामने बात करेंगे जिस स्थिति में वो अपने को देख पा रहा हो। नेक्स्ट है प्रोवाइड द रिटर्न्स कॉपी ऑफ डेली शेड्यूल्स, और अपन क्या करेंगे जो भी है वो अपन क्या करेंगे लिखेंगे और लिख कर पेशेंट को दिखा देंगे कि भाई ये डेली आपको केयर की जाने वाली है। गिव द पेलेंटी ऑफ टाइम्स टू पेशेंट फॉर रेस्पॉन्स, प्रोवाइड द रिटर्न कॉपीज, मेक एन एटमॉस्फेयर कंडक्टिव टू कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन स्थापित करना है। यूज़ द अल्टरनेटिव्स मेथड्स फॉर द कम्युनिकेट करने के जो अदर तरीके जो है वो भी पेशेंट्स को अपने बताएंगे। इसके अलावा चेक द पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस, और उसका पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी आपको चेक करना है। इसके अलावा नर्सिंग डायग्नोसिस थर्ड है नॉलेज डेफिशिएंट अबाउट द डिजीज़ एंड इट्स केयर, यानी कि पेशेंट को है वो नॉलेज नहीं है डिजीज़ के बारे में और उसकी केयर के बारे में। तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे टू इम्प्रूव द नॉलेज, और उसके नॉलेज को अपने को बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है। नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे तो सबसे पहले चेक द जनरल कंडीशन, पेशेंट की जनरल कंडीशन चेक करनी है। इसके अलावा चेक द वाइटल साइंस, वाइटल साइंस आपको चेक करना है। और इसके अलावा प्रोवाइड द कूल एंड क्लाम इन्वायरमेंट्स, इसके अलावा प्रोवाइड द प्रॉपर सोशलाइजेशन एंड मेंटेन द गुड IPR विद द पेशेंट्स, और establish the proper communications, और educate the patient about the disease care, treatment and duration of illness,
इंक्रीज द नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ द पेशेंट्स का लेवल है उसको इंक्रीज करना है। एक बार पुनः देखते हैं कि अपने को स्ट्रोक के बारे में अपने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले पढ़ा इट इज़ रेपिडली डेवलप लॉस ऑफ ब्रेन। अचानक जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है, और काम करना बंद क्यों कर देता है उसका कारण ये होता है कि ब्रेन है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, और काम नहीं कर पाने के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसको दूसरा नाम है वो भी क्या होता है, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स इसका दूसरा नाम है। अगर इनके रिस्पेक्टर्स की बात करें तो जैसे एडवांस एज है, हाइपरटेंशन है, प्रीवियस स्ट्रोक आया हो, पहले से कोई मान लो कि स्ट्रोक कंडीशन हुई हो, डायबिटीज़ मेलाइटिस उनके हुआ हो, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रहता हो, या पेशेंट है वो सिगरेट स्मोकिंग्स करता है, या आर्टरियल फिब्रिलेशंस है, तो उस कंडीशंस में पेशेंट के हैं वो स्ट्रोक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट है इस्चेमिक, और इस्चेमिक का मेन कारण होता है थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और शोक। मेन 3 ही कारण होते हैं। हेमरेजिक का मतलब यही है कि या तो उसके क्या हो ब्लीडिंग्स हुई हो, और ब्लीडिंग नहीं हुई है तो जो एंट्रियोवेंट्रिकुलर माल फॉर्मेशन है वो होता है, या फिर कोई एनुरिज्म था वो रप्चर हो गया, या कोई मान लो कि सर्टेन ड्रग्स थी और उसके कारण कोई रिएक्शन हुई है तो हो सकता है हेमरेजिक स्ट्रोक। और थर्ड था थ्रोम्बोसिस का मतलब है पार्शियल और कंप्लीट अकल्जन हो सकता है, रुकावट आ सकती है। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं, हेडेक है, नमनेस है, वीकनेस है, और हेमीपेरालिसिस है, पैरालेजिया, हेमीपेरालेजिया है, डिप्लोपिया है, एट्रेक्सिया है, डिस्फेजिया है, ये सारी की सारी कंडीशंस हो सकती है। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर देखा जाए तो कंप्लीट अगर फिजिकल एग्जामिनेशन है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो करेंगे। इसके अलावा सीटी स्कैन्स और एमआरआई की जा सकती है, कैरोटिड एंजियोग्राफीज की जा सकती है, ईसीजी की जा सकती है, इसके अलावा ईईजी की जा सकती है। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले अपन उसको क्या करेंगे, एक्यूट जो ट्रीटमेंट्स होता है वो प्रोवाइड करवाएंगे। उसके साथ साथ में उसका ABC ट्रीटमेंट्स करेंगे, एयरवे, ब्रीथिंग्स और सर्कुलेशंस। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स होते हैं या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपीज होती है वो दी जाएगी। और इसके अलावा डाययूरेटिक रिड्यूस्ड है, सेरेब्रल एडिमा, और इसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स है, एंटीप्लेटलेट्स है, एंटी स्पाज्मोडिक्स एजेंट्स है वो देंगे, जो क्या है इनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, क्या होगा, अल्टर्ड द न्यूट्रिशनल लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द डिस्फेजिया की कंडीशन के कारण है जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो क्या हो गया है, अल्टर्ड हो गया है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए अपने को मेन गोल है वो इसको इम्प्रूव करना होगा। तो इसका मेन गोल क्या होगा, इम्प्रूव द पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट्स। अगर इनके नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो वही है, वाइटल साइंस लेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, उनका इनपुट और आउटपुट है वो मॉनिटर करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस सेकंड है, उसके अंदर आप क्या इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द डिसरेक्शिया और ब्रेन डैमेज, यानी कि ब्रेन डैमेज हो जाता है उसके कारण उसको वो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन को आप लोगों को क्या करना है, इम्प्रूव है वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर यही है कि जो स्पीच है वो स्लो बोलेंगे और उनके फ्रंट ऑफ द पेशेंट के सामने खड़े होकर के बोलेंगे, और जो प्रत्येक स्थिति वो देख सके वहाँ से बोलेंगे। इसके अलावा मान लो कि नर्सिंग डायग्नोसिस थर्ड है, नॉलेज डेफिशिएंट अबाउट द डिजीज एंड इट्स केयर। तो इम्प्रूव द नॉलेज अपना गोल रहेगा। तो ये अपना था, कौन सा टॉपिक था, स्ट्रोक था। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में है या किसी तरह की कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे को बता सकते हो। नेक्स्ट अपना अगली क्लास के अंदर देखेंगे नेक्स्ट डिजीज या नेक्स्ट कोई प्रोसीजर्स है तो वो चेक करेंगे। थैंक यू। हेलो क्या हुआ है?
प्रिंट आउट प्रिंट लिखाड प्रिंट आउट लिखाड पण माझे विषय कधी हो माझा